अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें या तो सिम्प्लास्टिक या फिर एपोप्लास्टिक पाथवे की जो है डेफिनेशन बतानी है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। डायग्राम जो है मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाई है, क्वेश्चन में नहीं बनानी है डायग्राम आपने। मतलब वेरी शॉर्ट में तो बिल्कुल भी डायग्राम आपने ड्रॉ नहीं करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर वो आपसे सिर्फ डायग्राम पूछें वो अलग बात है, वैसे ऐसा पूछते नहीं है। सिम्प्लास्टिक पाथवे में हम बताएंगे कि जब वाटर और सॉल्यूट्स जो है मूव होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा तो उसको कहते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। ठीक है, अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? कॉर्टिकल सेल्स ये होते हैं। ठीक है, ये रूट हेयर्स हो गई हमारी, सही है, जो रूट में मौजूद होती हैं रूट हेयर्स, और ये एपिडर्मल सेल्स हो गए, ये कॉर्टिकल सेल्स हो गए, और आगे एंडोडर्मल, पेरिसाइकल और जाइलम तक का जो बीच के सेल हैं, बीच में ये सारी चीजें आ गई। तो कॉर्टिकल सेल्स के बीच में जो है पोर्स मौजूद होते हैं जिनके जरिए जो है मतलब ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो वो पोर्स जो होते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। तो एक कॉर्टिकल सेल से दूसरे कॉर्टिकल सेल्स के दरमियान के पोर्स के जरिए यानी प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जो मूवमेंट हो रही होती है वाटर और सॉल्यूट्स की, उसको हम क्या कहते हैं? सिम्प्लास्टिक पाथवे। ठीक है, तो इस पाथवे में वाटर जो है क्रॉस होता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रूट हेयर्स, यानी रूट हेयर्स के जरिए जो वाटर आ रहा होता है वो पास होता है कॉर्टिकल सेल्स के थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, और इसे क्या कहते हैं? सिम्प्लास्टिक पाथवे। उसके बाद आ जाता है एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉइल सॉल्यूशन थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे प्रोवाइडेड बाय कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ सेल वॉल इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। अब इसका मतलब क्या है? अब देखेंगे रूट हेयर है ना, रूट हेयर जो है बेसिकली रूट्स के टिप्स पे मौजूद होती हैं, और वो रूट हेयर्स क्या कर रही होती हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही होती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो रूट हेयर से जब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुई है सॉइल सॉल्यूशन की, तो क्या होगा कि रूट हेयर के मतलब जो ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं और ये वाले सेल्स होते हैं कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, तो इनके दरमियान में जो है ना कोई भी मतलब प्लाज्मोडेस्माटा नहीं, बस कोई मतलब बैरियर मौजूद नहीं होता। इनका मैट्रिक्स जो है मिक्स हुआ हुआ होता है। ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं। जब इनका मैट्रिक्स मिक्स हुआ हुआ होगा ना तो वो मूवमेंट जो होगी सॉइल सॉल्यूशन की वो कंटिन्यूअस होगी और स्मूथ होगी। उसके बाद यही एपोप्लास्ट पाथवे आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सिम्प्लास्ट पाथवे में, जो कि कॉर्टिकल सेल्स की मूवमेंट करा रहा है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, वाटर की मूवमेंट या सॉल्यूट की मूवमेंट करवा रहा है। ठीक है, डायग्राम दोबारा बता रही हूँ, नहीं बनानी है आपने, क्वेश्चन में सिर्फ समझाने के लिए बनाई थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनल्स, यानी ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें क्या होता है कि इस तरह के रिएक्शन होते हैं कि केमिकल एनर्जी रिलीज होती है उसके अंदर, और वो केमिकल एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर जाती है? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है जब भी या जहां भी बॉडी में जरूरत होगी लिविंग सेल को एनर्जी की, वहां पे एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से एनर्जी जनरेट हो रही है, तो इस वजह से कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। अब यहाँ पे हमें कोई भी दो सेलुलर ऑर्गेनेल ले लेने हैं और उनके फंक्शन याद कर लेना है। तो उसके दो सेलुलर ऑर्गेनेल हमने यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस ले लिया, आप कोई से भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो, और सिर्फ एक एक फंक्शन लिखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का लिख दिया कि ये केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी की फॉर्म में, और न्यूक्लियस जो है कंट्रोल और रेगुलेट करता है सेल की तमाम एक्टिविटीज को। इसके अलावा सारे सेल ऑर्गेनेल जो हैं उनको याद कर लेना है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ, स्मूथ, सबके फंक्शंस याद कर लेने, क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि नेम एनी टू डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। वायरस के जरिए जो डिजीजेस होती हैं वायरस की वजह से, वो उसको आपने याद कर लेना है। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि वायरस डिजीज कॉज बाय वायरस जो है काफी सारे पेपर्स में आया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये मैंने सॉल्व करवाया हुआ मॉडल पेपर के वेरी शॉर्ट में, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। डिफाइन फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस
फेगोसाइटोसिस क्या चीज है, ठीक है। ये एंडोसाइटोसिस में आ जाता है, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो उठा लिए जाते हैं और इंजेस्ट कर लिए जाते हैं अंदर, यानी कि अंदर ले लिए जाते हैं सेल्स के जरिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है कि जो WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, पिक अप फॉरेन बॉडीज फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, यानी जो ब्लड स्ट्रीम ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसके अंदर जो भी कोई फॉरेन बॉडी अगर एंटर हो जाती है तो वो उसको फौरन से पिक कर लेते हैं, और पिक करने के बाद जो है उसको इंजेस्ट कर लेते हैं अपने अंदर, और अगर वो मतलब हार्मफुल ही होती है तो फिर उसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं आगे। तो इस तरह से क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह को जो एंटर जाते हैं ब्लड के अंदर या किसी भी सेल में इस तरह का जो काम हो रहा है, तो उसमें हम कहेंगे कि वो फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर रहा है बॉडी के अंदर एंटर होने वाले, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल ईटिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है। तो ये जो है आपको याद चाहिए, पहले तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसके अंदर स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों मौजूद होते हैं। तो होता ही है कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, और स्पोरोफाइट होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है 26 और 13 का होता है। तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो होता है वो ऑल्टरनेट करता है जब विद डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, तो जो उसके गैमेटोफाइट यानी कि सेक्सुअल और स्ट्रक्चर और स्पोरोफाइट जो होता है दोनों एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यानी कि उनका स्ट्रक्चर जो होता है देखने में सेम होता है, लेकिन उनके क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक के अंदर हैप्लॉइड यानी कि 13 और एक के अंदर 26 डिप्लॉइड मौजूद होते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो उस चीज को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी ऑल्टरनेट तो हो रहे हैं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, लेकिन वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, इस वजह से हम इसे कह रहे हैं आइसोमॉर्फिक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे किस तरह से डिवाइड किया। तो आपको पता है कि ऑटोट्रॉफिक होती है, 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है और एक हेटरोट्रॉफिक होती है। तो ऑटोट्रॉफिक जो खुद प्रिपेयर करते हैं और हेटरोट्रॉफिक जो प्रिपेयर फूड को यूज करते हैं। तो उसमें हमारे पास 5 किंगडम आ गए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो मोनेरा में जो इंक्लूड थे वो थे ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों। इसी तरह प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। फंजाई की अगर हम बात करें तो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं बल्कि ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड को यूज करते हैं बाय एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बाकी जो प्लांटी होते हैं उनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एनिमेलिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं और ये इंजेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इंजेक्शन के जरिए जो है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड को यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि हमें शेप्स ऑफ बैक्टीरिया बतानी है। तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जो होती हैं वो कितने तरह की हैं कि कॉक्साई आ गए यानी कि राउंडेड, मोनोकॉकस यानी कि सिंगल राउंडेड, डिप्लोकॉकस यानी कि 2 एक साथ है राउंडेड, टेट्राइड्स यानी कि 4 राउंडेड स्ट्रक्चर है, सार्सिना मतलब क्यूब, 8 जो बैक्टीरिया हैं उनका क्यूब स्ट्रक्चर है राउंडेड बैक्टीरिया का। स्टेप्टोकॉक्सा यानी चेन में है, स्टेफाइलो यानी ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर अंगूर की शेप में जो है क्लस्टर बना हुआ है। बैसिलाई जो है रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, मोनोबैसिलस 1, डिप्लो 2 रॉड शेप बैक्टीरिया, और टेट्राड जो है वो 4 आ जाएंगे, सार्सिना में वही क्यूब लाइक 8 बैसिलाई आ जाएंगे, स्टेप्टो में चेन स्ट्रक्चर आ जाएगा रॉड शेप बैक्टीरिया का, उसके बाद स्टेफाइलो में वही ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, स्पिरालाई जो होगा वो कॉइल स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, और विब्रियो जो होगा वो कॉमा की शेप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।